नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट टॉक्स में। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो साथ में दोनों हम लोग मिलकर के आपस में पढ़ेंगे इस नए टॉपिक को, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जो कि आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यूपी टेट को लेकर के ये फोकस है। तो हम लोग यूपी टेट की जो पूरी की पूरी सिलेबस है, जो भी सिलेबस है इसमें यूपी टेट में, उसको हम लोग आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके, यानी कि हम लोग नियर अबाउट जुलाई के फर्स्ट वीक तक पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो ख़त्म करने से पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिर इसके सिलेबस में है क्या चीज़ें। सिलेबस में इसके अगर देखें तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स या 5 टॉपिक्स में इसको बाँट दिया गया है। 5 सब्जेक्ट्स इसको ले सकते हैं कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, जो कि हमारा पहला सब्जेक्ट है। दूसरा है लैंग्वेज 1, जो कि आपके लिए मैंडेटरी होगी, जो कि होगी क्या? हिंदी लैंग्वेज। दूसरी भाषा में आपको मिलेगा अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। अब कहेंगे अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सब तो आ गई नहीं, कोई इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस भाषा में देना चाहते हैं, किस भाषा को चूज़ करना चाहते हैं, वही भाषा आपको यहाँ पे चूज़ करनी होगी और उसी का आपको वही आपके पेपर में आएगा। फोर्थ है मैथमेटिक्स, सबके लिए मैंडेटरी है, मैथमेटिक्स आएगा ही आएगा। फिर है फिफ्थ है एनवायरनमेंट स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरणीय अध्ययन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी विषयों में 30-30 प्रश्न होंगे, 30 के लिए, यानी कि 1 मार्क्स होंगे, मीन्स हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स। तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो पाँचों पे 150 मार्क्स होंगे। और आपको जिसमें से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 मार्क्स, और एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं तो आपको 82 मार्क्स, और जनरल से आते हैं तो आपको 90 मार्क्स गेन करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपी टेट है ये क्वालिफाइंग ही है, इससे आपका मेरिट नहीं बनता है। लेकिन हमको करना क्या है कि बेहतर करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बने। मेरिट भले ना बने, हमारा कॉन्फिडेंस बने, ताकि हम सुपर टेट को ऐसे ही आसानी से निकाल लें। और इसमें आपको बता दें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है कि जिससे आपको कोई टेंशन लेने की बात है कि अरे ये तो मैं कहूँगा कि आप इत्मीनान से करें, अच्छे से करें, और जो आ रहा है उसको पहले करें, और जो नहीं आ रहा है उसको बाद में ला के करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ने और पढ़ाने की बातें। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि ये शिक्षण मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान कैसे, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही कि इसको शिक्षा में लाया गया इंडिया में। और जगहों पे तो पहले से ला दिया गया था, लेकिन इंडिया में क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी? ठीक है, तो इसके पीछे की हिस्ट्री है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। इससे, चूँकि इससे पहले भी शिक्षा मनोविज्ञान इसमें शामिल किया जाता था, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, उसके थ्रू इसको थोड़ा और बूस्ट मिला। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कैसे, और जो है क्यों इसको लाया गया, क्या-क्या समस्याएँ आ रही थी इसके बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, इसका जो चौथा भाग है, ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसमें दिया गया है। और उसी में अनुच्छेद 45 में ये बात लिखी गई है कि जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था वो राज्य करेगा। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, आर्टिकल 45 ये कहता है। तो हम देखते हैं कि जब भारतीय संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, बना नहीं बल्कि लागू हो गया। ठीक है, तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, तो उस टाइम तक या उस टाइम पे जो शिक्षा थी वो सब्जेक्ट था राज्य सरकार का, या राज्य सूची की। राज्य सूची का यानी कि सूचियाँ जो है, समसूची यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में। तो समसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ हैं, और 3 सूचियों से आपको समझने की ज़रूरत है कि समसूची में जो भी सब्जेक्ट आएँगे, जो भी विषय समसूची में आएँगे, उन पे कानून बनाने का, उन पे रेगुलेशंस बनाने का अधिकार जो सेंटर के पास होता है। राज्य सूची में जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उन पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है, वो राज्यों के पास होता है। उनमें सेंटर कोई अपनी दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकता। समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो विषय होते हैं, उन पे दोनों मिल कर के कानून बनाते हैं। और आपको बता दें कि सेंटर का ही जो है हाई होता है। यानी कि अगर सेंटर ने अगर किसी विषय पे, मान लीजिए तो वो समवर्ती सूची का विषय है, और उस पे एक कानून है पहले से राज्य सूची का, और उसके बाद में केंद्र ने कानून बना दिया, तो केंद्र का कानून जो है उस पे हावी होगा, ना कि राज्य का कानून चलेगा वहाँ पे। ठीक है जी। तो
समस्या क्या आ रही थी कि क्यों जो है इसको समवर्ती सूची का विषय बनाने पे जोर दिया गया या क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे? तो देखेंगे हम लोग प्रत्येक राज्य में पृथक-पृथक कानून था। शिक्षा को लेकर के। कोई शिक्षा को प्रेफ़रेंस देता था, कोई प्रेफ़रेंस उसको नहीं देता था। कोई किसी के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी, किसी के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी और सारी समस्याएँ उस राज्य की। क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हर राज्य की अपनी-अपनी अलग-अलग समस्याएँ थी, अलग-अलग उनके लेवल थे, अलग-अलग उनकी आर्थिक स्थिति थी। तो सारे राज्य जो है शिक्षा पे या किसी भी मैटर को लेकर के कि सभी राज्य एक तरीके से काम नहीं कर सकते थे। किसी के लिए खाने-पीने की समस्या ही सुधार करना या खाने लोगों का पेट भरना ही बहुत बड़ी बात थी। किसी-किसी राज्य के लिए कुछ ऐसे राज्य थे, जैसे बिहार हो गया, छ छ इस तरह के राज्य जो कि बहुत पिछड़े हुए थे। लेकिन कुछ राज्य जो आज़ादी के बाद से ही बेहतर स्थिति में थे, तो उन लोगों ने शिक्षा पे अपना जो है फ़ोकस किया और शिक्षा का स्तर वहाँ पे बढ़ा। लेकिन जो लोग शिक्षा पे या जिसके लिए शिक्षा पहली प्रेफ़रेंस नहीं थी, वहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया। तो केंद्र को लगा कि इसमें कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए कि क्या दिक्कत है? आखिर इन दिक्कतों को तो जानें भई कि क्यों ऐसी समस्या आ रही है। तो उन्होंने 2 जो है आयोग या कमिटीज़ बैठाई कुछ लोगों को लेकर के, जिसमें पहली कमिटी थी राधाकृष्णन आयोग 1948 में, जिसको विश्वविद्यालय आयोग क्योंकि इसने विश्वविद्यालय में जो भी सारे सुधार करने थे, इस पे अपनी संस्तुतियाँ दी, अपने-अपने जो है इसमें सजेशन दिए। दूसरा आयोग था मुदालियार आयोग जो कि 1952-53 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है क्योंकि इसने माध्यमिक शिक्षा में जो भी आमूल-चूल सुधार करने थे, इस पर अपने सजेशन दिए। और दोनों ने ही ये भी सजेशन दिया कि अगर हमको शिक्षा का जो स्तर है वो सुधारना है, तो हमको इसको समवर्ती सूची में डालना होगा क्योंकि जब राज्य सरकारें होंगी तो उनकी मनमानी चलेगी तो वो अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से इसमें जो भी फंड देने हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा में जो भी कानून बनाने हैं, वो अपने हिसाब से चलाएँगी। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन जो 42वां संशोधन था, उसमें जो कि 1976 में हुआ, उसमें शिक्षा को राज्य सूची से हटा कर के समवर्ती सूची में डाल दिया गया कि अब जो है, ये राज्य सूची का विषय ना होकर के समवर्ती सूची का विषय है। अब सरकार के इसमें लक्ष्य क्या थे कि हम शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें? सरकार ये लक्ष्य था कि जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को नामांकन कैसे करें और अगर उन्होंने नामांकन करा लिया है तो वो ठहरे कैसे रहें? क्या हम लोग उनको स्टिमुलस दें या कैसे शिक्षा से उनको जोड़ करके हम रखे रहें? ऐसा नहीं कि उन्होंने नाम लिखवा तो लिया लेकिन कभी आ ही नहीं रहे स्कूल में। तो इससे थोड़ी-सा शिक्षा जो है हम इम्पार्ट कर पाएँगे बच्चों में। तो शिक्षा के स्तर में सुधार कैसे करें? ये तीनों टॉपिक लेकर के सरकार ने अपने लक्ष्य बनाए और जो है आगे बढ़ा। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से या क्या-क्या उन्होंने नियम कानून बनाए कि ताकि इन तीनों टॉपिक को या इन तीनों जो ये तीनों लक्ष्य हैं सरकार के उनको फुलफ़िल किया जा सके। हालाँकि अभी तक ये फुलफ़िल करने में सरकारें फ़ेल रही हैं, पूरी तरह से फ़ेल रही हैं। कुछ राज्यों को छोड़ करके वहाँ पे कुछ गुणात्मक सुधार हुए हैं और हम लोग देखेंगे कि संसार में जो प्रथम शिक्षा का अधिकार अधिनियम नॉर्वे ने लागू किया था पहली बार और भारत ऐसा करने वाला 135वां देश था। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे ये हैं कि हर स्कूल में यानी कि जो भी स्कूल होगा वहाँ पे रैंप की व्यवस्था होगी। अब रैंप की व्यवस्था इसलिए ताकि वहाँ पे अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, यानी कि जनरल बच्चे भी आएँगे वहाँ पे। जनरल से मतलब जो चलने-फिरने में सही हैं, ठीक-ठाक हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनमें चलने के लिए वो व्हील चेयर का या इस तरह की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था रहेगी। खेल का मैदान होगा, ये ज़रूरी है। हालाँकि सरकारी स्कूलों तक में खेल के मैदान अभी नहीं होते हैं और प्राइवेट की तो बात ही छोड़िए, प्राइवेट वाले भी कहीं भी घर बना कर के अभी स्कूल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन की कमी है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या पॉइंट्स, क्या-क्या बिंदुएँ दी गई हैं कि ये सभी बिंदुओं को पूरा करेंगे आप तभी आपको मान्यता दी जाएगी, स्कूल खोलने की। चाहे वो प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राइमरी तक का स्कूल हो, जूनियर तक का स्कूल हो, इन सभी आप मानकों को पूरा करते हैं तभी आपको स्कूल खोलने की जो अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ है फिर? फिर खेल सामग्री होनी चाहिए, पृथक-पृथक शौचालय होना चाहिए यानी कि लड़कियों के लिए अलग शौचालय और लड़कों के लिए अलग शौचालय। विद्यालय भवन चारदीवारी से युक्त यानी कि विद्यालय भवन के जो है चारों तरफ एक चारदीवारी हो ताकि कभी भी कोई भैंस-गाय उसमें ना आ जाए।
पढ़ने लगी वो भी, ठीक है। भवन सभी मौसमों में पहुँच योग्य हो। इसका मतलब ये है कि जो भवन हो, स्कूल का भवन है, वो ऐसा ना हो कि जो है बरसात में पानी भर जाए और अब बोलें कि अरे पानी भर गया, 3 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद जब पानी हटेगा तब स्कूल चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर मौसम में पहुँच योग्य होना चाहिए। एक हेडमास्टर कक्ष हो वहाँ पे, एक रसोई, एक स्टोर रूम, एक स्टाफ रूम जहाँ पे सारे स्टाफ बैठें, प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक पृथक कक्षा कक्ष हो। ये समस्या हम लोग अभी भी देखते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में कि बच्चे कम हैं तो एक ही क्लास में बैठा के कक्षा 4, 5, 6 को एक ही साथ बैठा करके पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 8 कक्षाएँ हैं, यानी कि कक्षा 8 तक का अगर आप मान्यता ले रहे हैं तो आपके पास 8 कक्षाएँ होनी चाहिए ताकि आप पृथक-पृथक सबको बैठा करके पढ़ा सकें। एक जो है पुस्तकालय होनी ही चाहिए। ये भी फुलफ़िल करने में बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं, वो खुद को नाकाम पाती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से लेकर के 9 को लेकर के विद्यालय मान्यता के बिना जो है संचालित नहीं होगा। जी, अभी हम लोग जो इसको पढ़ रहे हैं तो कई सारी बातें याद आ रही हैं कि बिना मान्यता को तो बहुत सारी स्कूलें चल रही हैं। फिर भी जो टॉपिक है इनको हमको पढ़ना है क्योंकि पेपर पे आने चाहिए। असल जीवन में है क्या चीज़, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और भारतीय लोग ऐसा मतलब रखते भी नहीं हैं। सिंस निजी शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए 25% आरक्षण। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मतलब कि बड़ी बड़ी अच्छी स्कूल हैं उन लोगों में कुछ ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनकी फीस नहीं लगती है। 25% आरक्षण यानी कि अगर आपका 100 सीटें हैं आपके स्कूल में तो 25 सीटें ऐसे बच्चों को देनी पड़ेगी जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनके लिए 25% जो सीटें होंगी वो आरक्षित रहेंगी। शिक्षक की ड्यूटी चुनाव, जनगणना और आपदा राहत में लगाई जा सकती है। इसका पढ़ाई से क्या मतलब है ये मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये पॉइंट जोड़ी गई है कि शिक्षक की जो ड्यूटी है वो चुनाव में, जनगणना करने में और आपदा राहत में लगाई जा सकती है। हालाँकि कोई बुरी बात है भी नहीं ये। प्रत्येक स्कूल अपने विकास के लिए एक एसएमसी का गठन करेगी जो कि क्या करेंगी, तय करेंगी किस तरह से स्कूल को चलाया जाए, किस तरह से इसमें पैसे का जो है लेन-देन या किस तरह से हम लोग सैलरी दें। ये सारी इसके लिए एक एसएमसी जो होगी वो गठित करेगी प्रत्येक स्कूल अपने विकास के लिए ताकि वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती रहे और शिक्षा को प्रदान करती रहे। प्रत्येक स्कूल हालाँकि इसमें जो है कि मैनेजमेंट में, पैसे के मैनेजमेंट में और बिल्डिंगें बनाने में तो बड़ी आगे रहती हैं स्कूलें आजकल। प्रत्येक स्कूल मानकों से ही चलाई जाएँगी। यानी कि जो भी मानक अभी हम लोग पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं 8, 10, 15 उन सभी को मानेंगे जो स्कूल, उन सभी को जो पूरा करेंगे, वही क्या करेंगे, वही स्कूलें चलेंगी, दूसरी नहीं चलेंगी। हालाँकि लिखी हुई बातें हैं, इसका कह सकते हैं कि सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। फिर यहाँ पे एक राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू ही ये सारी छात्र संख्या पे यानी कि कितने छात्र संख्या पे कितने शिक्षक होने चाहिए, ये सभी बातें हम लोग जो सरकारी स्कूल हैं उनको लेकर के पढ़ रहे हैं और यही अप्लाई होती हैं प्राइवेट स्कूलों पर भी। तो छात्र संख्या अगर 1 से लेकर के 30 है तो वहाँ पे 1 शिक्षक होना चाहिए। कम से कम, ये सब कम से कम बातें हैं, अधिक रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। फिर 31 से लेकर के 60 तक हैं अगर तो 2 शिक्षक यानी कि हर 30 बच्चे पे 1 शिक्षक होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे 120 से लेके 150 उसी तरह से आगे जाएँगे तो 5, ठीक है। तो 120 से लेकर के 150 तक तो 5 शिक्षक। यदि संख्या 150 तक है तो वहाँ पे हेडमास्टर है या नहीं है, कोई ज़रूरी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है हेडमास्टर का होना। लेकिन अगर 150 से अधिक हो रहा है तो वहाँ पे हेडमास्टर का होना मैंडेटरी है और कम से कम 365 दिन में कम से कम 200 दिन स्कूल खोली जानी होगी और 800 घंटे शिक्षण कार्य होगा पूरे साल में। तो इस हिसाब से देखें अगर, और एक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे कार्य करें, यानी 45 घंटे न्यूनतम पढ़ाएगा तो एक दिन में उसको कम से कम 6.5 घंटा पढ़ाना ही है, ड्यूटी करनी है 6.5 घंटे की। फिर आगे चलते हैं हम लोग, चूँकि बाल मनोविज्ञान या अ, बाल विकास और उसकी जो मनोविज्ञान की शाखाएँ हैं, इसी से मनोवैज्ञानिक शाखाएँ से वही हम जो है अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी का जो टर्म है या साइकोलॉजी है, इसके ब्रांचेस कितने हैं और हम किन ब्रांचेस को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सामान्य मनोविज्ञान, इससे हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये दर्शन शास्त्र से निकली हुई चीज़ें हैं अलग-अलग करके। सामान्य मनोविज्ञान हो गया, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, उद्योग मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ये हमारे
इसी में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बड़े अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि अलग-अलग अवस्थाएँ दी हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन हम लोग करेंगे कि अलग-अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने, मनोवैज्ञानिक थे, उन लोगों ने क्या जो है इस अवस्था के बारे में क्या-क्या अपनी राहें दी हैं। फिर है किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि हमको अभी पढ़ना है जी। पशु मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान, इसको भी एक लेटेस्ट ब्रांच जोड़ दिया गया, काफ़ी नया-नया है। जी, तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, या शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू करने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग ये वीडियो और धीरे-धीरे करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, अलग-अलग लोगों की कही गई बातें। सिंस फैक्चुअल चीज़ें आती हैं यूपी टेट में, आप ध्यान देंगे कि अप्लाइड नहीं आती हैं सीटेट की तरह, तो इसमें फैक्ट्स को हमको याद करना पड़ेगा कि फलाँ ने क्या फलाँ बात कही, और ये फलाँ बात के अकॉर्डिंग ये फलाँ की कौन-सी बात होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा-सा रिलेट करना होगा, इन सारी चीज़ों को। थोड़ा-सा टफ हो जाता है यूपी टेट, सीटेट की कंपैरिज़न में, ठीक है जी? क्योंकि फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। अप्लाइड तो आप अपने दिमाग को घुमा-घुमा करके अच्छा ये ऐसे होना है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे कि थॉर्नडाइक ने, किलपैट्रिक ने, या जो रूसो हैं, या अलग-अलग लोग हैं, ये क्या बोले हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। आप तो ऐसे सोच नहीं सकते कि अरे! हाँ, ये वाली बात तो ये बोले होंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, और फैक्ट्स को यानी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग याद करेंगे ताकि वो याद ही रहें, रटना ना पड़े हमको। ठीक है जी? तो उत्पत्ति जो है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई, और स्पष्ट रूप से उत्पत्ति, या कहें कि जब उसके साथ एक वो लग गया कि किसने किया उत्पत्ति इसकी, या कौन इसमें जो है फर्स्ट मनोवैज्ञानिक शिक्षा का हुआ, तो वो 1920 ईस्वी में, और थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक का नाम, यानी कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक, और जो कि 1920 ईस्वी में उन्होंने और जेट टर्मन ने मिल करके ये सारी टर्म्स दिए। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है थॉर्नडाइक हुए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान विषय लाने वाले रूसो हैं, क्योंकि उससे पहले जो मनोविज्ञान विषय था वो दर्शन शास्त्र का पार्ट हुआ करता था। रूसो ने ही ये बात कही है कि एवरी स्टूडेंट इज लाइक अ बुक एंड एवरी टीचर शुड स्टडी देम, यानी कि जो छात्र है वो एक किताब की तरह है, और हर शिक्षक को उसे पढ़ने की ज़रूरत है। रूसो ने अपनी बात कही, तो ये सभी इस तरह के आपको पेपर में भी आ सकते हैं, ये कोटेशन दे सकता है, या नाम दे करके कोटेशन पूछ सकता है उनका। तो ये सभी चीज़ें धीरे-धीरे हम कॉन्सेप्ट बेस पे याद करते चलेंगे, और ये वीडियो या ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं करते हैं हम लोग। आगे जो है एक-एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज़, और फिर टॉपिक वाइज़ करेंगे, उसके बाद लास्ट में उसका तुरंत टेस्ट होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।